नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर सोनीपत से है, जहां गांव शामड़ी के 4 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है, जबकि शराब पीने से 6 लोगों की हालत भी बिगड़ गई है। तो दूसरी खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम और कावड़ कस्ट एक्शन यानी कि कंपनी की लापरवाही के चलते 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। और तीसरी खबर नारनौल से है, जहां रोडवेज साझा मोर्चा के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बसों के संचालन में काफी फर्क पड़ रहा है। आखिरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस ने सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। तो 4 बड़ी खबरें, तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहली तस्वीर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है और दूसरी तस्वीर में हम बात करेंगे लापरवाही ने किस तरीके से मासूम की जान ले ली। हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी जाने से किस तरीके से जो है रोडवेज के संचालन में फर्क इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। और चौथी खबर में हम बात करेंगे रफ्तार के खिलाफ किस तरीके का अभियान यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पहली बड़ी खबर की करते हैं। सोनीपत के गांव शामड़ी के 4 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि शराब पीने से 6 लोगों की हालत जो है बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक अनिल पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि सोनीपत में मरने वाले सुरेंद्र, सुनील और अजय और मृतक अनिल की पानीपत में मौत हुई है। डीएसपी ने बताया कि मृतक सुनील और मृतक अजय पानीपत शुगर मिल में कर्मचारी थे। हालांकि शराब कहां से खरीदी गई थी और कहां से लाई गई थी, इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी दूसरा क्या नाम है? एक मेदा जी वो याड़ा खानपुरे है। दारू का तो पता ही नहीं जी, को तो कह दे वो प्रोग्राम था इसमें मिल में नहीं मिल का प्रोग्राम था। हम लोग बेरा नहीं जो सवेरे चले गए, शाम में आ गए, हम लोग बेरा ही नहीं जी। लाड सामान ना था नू करके वो मेरे के ना नो बोले ले थोड़ी देखी है। अच्छा मनो तो वो थोड़ी ली थी, उसमें 1 रुपये ले थोड़ी गिलास में छोटी है। अच्छा ले मनो गिलास भी फेंक दिया, मेरे को तो सीधा लकड़ी गया। अच्छा मैंने नहीं मेरा फिर ऊपर जाए। आपने कहाँ पी थी? आपके घर में कौन कौन आया था? अच्छा के बारे में मालूम पड़ा कि तबीयत खराब होने की वजह से क्या है कि इन्होंने कहीं से जहरीली दारू खरीदी है और उल्टी दस्त होने की वजह से इनको यहाँ पे खानपुर पीजीआई में ले आ गया है, जहाँ से कुछ को 2-3 को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया और 2 ने यहाँ, एक ने आदम तोड़ दिया, अजय ने। तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि गरीब आदमी इनके पास किसी प्रकार का ना कोई ऐसा साधन है कि भाई अपना गुजारा बसर करके मजदूरी करते थे, इनको कोई आर्थिक सहायता दी जी। पूरा पानीपत सफाई कर्मचारी थे जी, चीनी मिल में, शुगर मिल में जी। ये 2 लड़के जी, सुनील और अजय जी, ये कोई वहाँ से केमिकल ले गए हैं जी। मिल से लेके आए? हाँ मिल से जी। इन वो यूज कराया है जी और वो गाँव में दिया 2-3 ना था जी। इनमें जी चाइना की तो मौत होगी, एक तो अनिल बुढ़शाम का था जी और ये 3 गाँव से थी। अनिल बुढ़शाम की कब डेथ हुई? उसकी कल हुई जी, कल संस्कार हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है शराब कांड से जुड़ी हुई? देखिए, सोनीपत दिल्ली एनसीआर और यूपी के नजदीक जुड़ता है और इसमें लगातार देखने को मिलता है कि नशे का जो व्यापार है वो दिखाई देता है और
ये जो मामला है जो शराब जहरीली शराब की जिससे 4 लोगों की मृत्यु हुई है, ये जो पानीपत से जुड़ा मामला है, क्योंकि जो व्यक्ति था जो शराब लेकर आया था जिसकी मृत्यु हुई है वो पानीपत का था। और ये गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया कि ये नकली शराब जिसको कहते हैं हाथ से निकाली हुई शराब थी, जिससे पीने से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी थी उनकी बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और ये जरूर देखने को मिलता है कि प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है, जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद फाइलें खुलती हैं और फाइलें बनती हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं वो फाइलें बनकर ही रह जाती हैं। कागजों के जो एक वो फाइल होती है वो बनकर रह जाती है। तो हमारी ये जरूर देखने को मिलता है कि जब भी इतनी बड़ी घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन कहीं ना कहीं जागता है। और जो 4 लोगों की मृत्यु ये कोई छोटी बात नहीं, काफी बड़ी बात है। और नशे का व्यापार लगातार देखने को मिलता है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी का कारण जो इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो युवा है आज बेरोजगारी का कारण काफी बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन अगर बात करें इस पूरे प्रकरण पर तो पुलिस प्रशासन या फिर आबकारी विभाग किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ जो है एक्शन इसमें दिखाई दे रहा है? जी, वो मैंने देखा, जैसे आपको बताया कि जो फाइलें बनती हैं, कागज कार्रवाई होती है, टीमें गठित की जाती हैं, वही चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर वालों से बातचीत जारी है कि उन्होंने भी उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की तरफ से लगातार जो प्रयास है कि उन लोगों को पकड़ा जाए और वहां तक पहुंचा जाए। उनकी गिरफ्तारी होगी तो पता लग पाएगा कि शराब कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ कहाँ बिकती है। और जो लोगों की मृत्यु हुई है उन तक पहुंचने, जो वो मृतक थे उनके घर वालों से बातचीत जारी है। जो जिनके हालात बिगड़े थे उनसे उनकी पूछताछ पर मामला दर्ज हो चुका है। जी, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से और जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे जो है निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे प्रकरण पर? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण थे जिनके मरने वाले व्यक्ति थे उनके घर वालों से सिर्फ यही बात आई है कि इनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। क्योंकि शराब का जो मामला है वो सरकार की संज्ञान में रहता है, लेकिन ये शराब जो थी कैसी शराब थी, अभी कहां तक जो कड़ी पहुंची है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ग्रामीणों की एक बात सामने आई है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जी, लेकिन लाजपत इस पूरे शराब को लेकर अगर बात करें, जिन लोगों की जान गई है और जिनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है, इसको लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि टीम गठित कर दी गई है, टीमें अपना काम कर रही है। और टीमें कब तक उन तक पहुंच पाएगी कि जहां से ये शराब बनी थी या कहां बिकी, कहां से आई, इन पहलुओं पर लगातार कानून जो अपना काम कर रहा है। और कानून के पहलू पर हम अगर ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा ना मिल जाए। इसलिए कई बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखनी होती है, क्योंकि जो माफिया होते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा ना मिल जाए। इसलिए कहीं ना कहीं टीम जरूर गठित की गई हो और जल्दी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी सामने आएगी। जी, और जिन लोगों की हालत जो बिगड़ी हुई है गंभीर रूप से, जिनको अस्पताल में भर्ती करा गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट है? उनकी हालत किस तरीके की अभी बनी हुई है? जी बिल्कुल, वो देखिए उन्होंने जो शराब पी थी वो कम मात्रा में पी थी। जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने ज्यादा पी ली थी। तो जिनकी हालात बिगड़े हुए हैं उनसे जरूर बातचीत करेंगे कि आखिर वो लोग जिनको जानते हैं या शराब कहां से आई थी। अभी तक गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया है जो पानीपत का मृतक था वो शराब को लेकर आया था। जो 3 लोग जो गोहाना के थे जिनकी मृत्यु हुई है, शामड़ी गांव के थे, वो जिनकी मृत्यु हुई है वो अलग थे। और जो पानीपत का था वो अलग था, जो लेके आए थे। और जिन्होंने पी थी, जिनके हालत नाजुक है, उनसे बातचीत जारी है। जी, लेकिन लाजपत अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों की जान गई है उसका पोस्टमार्टम करने के बाद, जो आप कल भी बता रहे थे इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर जो है क्या कुछ यहाँ पर जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है? किस तरीके की रिपोर्ट्स और किस तरह का जो है संज्ञान में लाने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम के काफी अहम मामले होते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम जरूर डॉक्टर ने किया है। और वो पॉइजन का मामला देखने को मिला है जिसमें जहर था। यह शराब पीने से जहर इसमें कितना था, ये विसरा की जो रिपोर्ट होती है, जो पुलिस विसरा लेती है, विसरा जाएगा, वो मधुबन जाएगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये कैसे मृत्यु हुई। क्योंकि विसरा सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है, उसी पर ज्यादातर कार्रवाई होती है। चलिए लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे कोई अपडेट लेते रहेंगे।
फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में नगर निगम और कावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। आशियाना बचाओ संघर्ष समिति ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान संघर्ष समिति के प्रधान ने कहा कि ठेकेदार बिना सुरक्षा के काम कर रहा है और नगर निगम के अधिकारी अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं। साथ ही प्रधान ने कहा कि पवन की मौत मामले में कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है। जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार काम करे इतनी गलत तरीके से काम करे, उनको कोई व्यवस्था नहीं, लोगों की कोई सुरक्षा, कोई इंतजाम नहीं है। कल परसों 20 तारीख को एक 4 से 5 साल का बच्चा डूब के मर गया है अभी, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से डूब गया वो। रही दूसरी बात, जो ड्राइंग के हिसाब से जो काम करना चाहिए प्रशासन या ठेकेदार कोई भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी सिर्फ अपनी जेब में भर रहे हैं, हमारे ऐसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो छोटा बच्चा था, जैसे उन्होंने नाला खोद रखा था ना ये पाइप डालने के लिए, बच्चे खेल रहे थे, वो उसके अंदर चला गया। किस साल का बच्चा था? बच्चा 5 साल का बच्चा। कोई कार्रवाई हुई है उसमें अभी तक? नहीं जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। हाँ जी, कार्रवाई की मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं सर, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम अपने घरों की भी मांग कर रहे हैं सर। हमारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम सरकार को करना चाहिए। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। 2018 से लड़ाई चल रही है। पहले भी प्रशासन के साथ हमारी बात हुई थी और ये एक ऐसे आयोग में मैंने ही रिप्रेजेंट किया था पूरे उसको, वहाँ पे ऐसे चेयरमैन के सामने, और वहाँ डीसी अपने विनय कुमार जी और सभी अधिकारी बैठ के वहीं पे दिल्ली में ये डिसीजन हुआ था कि नाला बनाने के लिए 70 फुट जगह चाहिए हमें, तो आप प्रोवाइड हम लेंगे, बाकी आप अपने मकान आपके यूं के यूं रहेंगे। अब प्रशासन ने पीछे काफी मकानों को तोड़ दिया है। उन मकानों को तोड़ने के कारण लोगों का जीवन बिल्कुल नरकी हो गया है। तो इस पूरे मामले पर लगातार हमारे साथ लाजपत सोनीपत से बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरीके से हादसा सामने निकल कर आया है, तफ्तीश से बताएं। निगम का सबसे बड़ा हब है, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिका काफी ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं खानापूर्ति करते हैं। जैसे नगर निगम में आदि काफी बड़ा हादसा हुआ, जो बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, जिसकी मौत हो चुकी है, और लगातार उनके घर वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण कहीं ना कहीं जो कंपनी थी उसका बड़ा कारण सामने आया, क्योंकि वो लापरवाही से काम करते हुए नजर आए। जी, अगर देखा जाए तो पूरा जो लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर नगर निगम के ऊपर जो है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई उस कंपनी पर जरूर बनती है जिस कंपनी की लापरवाही की वजह से जो ये हादसा हुआ है, और लगातार जो हादसे का कारण देखने को मिलता है। नगर निगम कहीं ना कहीं वसूली करती है, और वसूली का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को सुख सुविधाएं नहीं देती, और इसका कारण कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना होता है। और ये एक मासूम बच्ची की जो 5 साल की जिसकी मृत्यु हुई है, ये कहीं ना कहीं नगर निगम की काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। और नगर निगम अब जो कंपनी पर थोप रही है, तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके का जब कोई काम चलता है तो उस पर नजर रखने का जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए नजर आते हैं। जी, लेकिन लाजपत, हमने सुना कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर कार्य जो है सही ढंग से नहीं होता है, सीधी सही तरीके से अगर बात करें तो वो अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं। और अगर प्रकरण पर ध्यान दें, अगर प्रकरण की तरफ जो है यहाँ पर बात की जाए तो वो कब से चला आ रहा था, चूंकि ये लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई नया मामला नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि अगर अतीत में जाए, पिछले बात पर जाए तो हादसा पीछे भी हुआ था जिसमें काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दी थी। बिल्कुल बीच के रोड के बीच में गड्ढा खोदा गया था जिसमें कि बाइक गिर गई थी और काफी चोटें आई थी। लेकिन इस तरह के हादसे जो लगातार सोनीपत में देखने को मिलते हैं, और ये हादसे जब लगातार होते हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही दिखाई देती है। हमारी जिम्मेवारी है कि नगर निगम अगर समय रहते उन चीजों पर ध्यान दे ताकि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि कई जगह सीवरेज खुले रह जाते हैं, कहीं पर गड्ढे खोदे रहते हैं, कहीं पे गंदगी पड़ी रहती है, उससे बचते हुए जहां गड्ढा होता है वहां पे हादसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। नगर निगम जो टैक्स तो जरूर वसूल करती है, लेकिन लोगों के जो काम होते हैं, जो जरूरतमंद के काम है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। जैसे पानी की बात करें तो शुद्ध
पानी अब तक नगर निगम नहीं दे पाया है। सफाई की अभी तक बात करें तो सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। जो काम होने हैं वो काम नहीं हो पाए हैं, इसीलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा अलग से दिखाई देता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राजपत आपका। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। नारनौल में रोडवेज साझा मोर्चा के कर्मचारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बसों के संचालन में भी काफी फर्क पड़ रहा है, जिसके चलते 30 बसें प्रभावित हुई हैं, जहां यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रधान अनिल भीलवाड़ा ने कहा कि उन्होंने 20 दिन पहले रोडवेज महाप्रबंधक के 21 सूत्रीय मांगों का पत्र दिया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी महाप्रबंधक की ओर से उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। सीएम साहब के विरुद्ध में जो भी गलत काम होते हैं उसके खिलाफ अगर कोई कर्मचारी आवाज उठाता है तो उसको आगे जाके किसी न किसी तरीके से उसको फंसाया जाता है, उससे नाजायज पैसे लिए जाते हैं। और देखो, हमने आवाज उठाई, हमारे पास एक कोर्ट का सम्मन जारी हो गया। हमने महाप्रबंधक को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। महाप्रबंधक को 10 दिन का टाइम देने के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा, उन्होंने नहीं किया। लगभग 20 दिन का टाइम बीत गया। उसके बाद हमने दोबारा रिमाइंडर दिया कि महाप्रबंधक महोदय 10 दिन के अंदर अंदर हमारी कार्रवाई करें मांगों पर। महाप्रबंधक ने 10 दिन की कार्रवाई नहीं करने की वजह से हमने 21 तारीख को, मतलब परसों 21/11 को धरने पर बैठने का ऐलान कर रखा था। इसकी वजह से 11 बजे की बजाय महाप्रबंधक ने 10 बजे हमें बुला लिया और समस्या का समाधान करने के लिए कहा। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात चौथी बड़ी खबर की करते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अपने इस अभियान के तहत पुलिस ने फरीदाबाद के सीकरी गांव में तेज रफ्तार वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने यातायात का पालन न करने वाले वाहन चालकों का चालान भी काटा। इस अभियान के तहत पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील की। तो रफ्तार चालकों पर कार्रवाई देखने को मिली है। यातायात नियमों के पालन की अपील भी यहां पर की गई है। ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसमें की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रफ्तार चालकों के खिलाफ ये अभियान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। यातायात नियमों के पालन की भी लगातार अपील की जा रही है। डेली काट रहे हैं अब तक, सुबह से अब तक हम 30 चालान पर। तो कैसे पता चलता है कि सर यहाँ पे स्पीड में गाड़ी पीछे मशीन लगी हुई है और ये 500 मीटर से कैच कर लेती है वो ये गाड़ी की स्पीड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है ये अभियान निकलकर सामने आया है, जो है यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है? देखिए, बिल्कुल गौरव, एक बार थोड़ा इको ठीक कराइए जी। फरीदाबाद में लगातार पुलिस जो है इस तरीके के अभियान चलाती रहती है, जहां पर जो लापरवाही से चालक जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनका चालान करती रहती है। लेकिन देखिए, अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, नवंबर का महीना है, खत्म होने की ओर है। दिसंबर में, जैसे ही दिसंबर महीने की शुरुआत होगी, दिसंबर के हाफ से ही यहाँ पर कोहरे की शुरुआत हो जाती है। और तो यहाँ पर जिस तरीके से ये मथुरा रोड जो है, इस पर लगातार भारी वाहन बड़ी तेज गति से दौड़ते हैं, जिनको लेकर पुलिस लगातार अब उन पर चालान करके उन पर सख्ती करने की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ओवर स्पीड की वजह से लगातार हादसे होते हैं और अब कोहरे का सीजन शुरू हो जाएगा तो हादसों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसके चलते लगातार पुलिस पहले जो वाहन चालक हैं उनको सचेत करती है। सचेत करने के बाद भी जब वाहन चालक लापरवाह होकर ये तेज ड्राइविंग करते हैं, ये बात करें गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर जैसी चीज लगानी हो, ये काम नहीं करते हैं तो पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसी को लेकर पुलिस ने ये पखवाड़े तक ये अभियान चलाने की शुरुआत की है, जहां पर लगातार वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। शुरुआत में चालान 2000 रुपए का है, अगर दूसरी बार चालान काटा जाता है तो वो चालान की जो जुर्माना राशि है बढ़कर 5000 और 10000 तक हो सकती है। देखिए, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 2 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया है कि जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका लोग पालना नहीं करते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार स्कूल के पाठ्यक्रम में
शुरू से ही बच्चों को सड़क सुरक्षा के विषय में समझाना शुरू करेगी, जिससे कि सड़क की जो सुरक्षा है, सड़क पर जो सुरक्षा होती है, जो लोग वाहनों की चपेट में आते हैं, बच्चों को जो कानून पता नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग लापरवाह रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के पाठ्यक्रम से लोगों में, बच्चों में जागरूकता आएगी और बड़े होकर वो एक सभ्य नागरिक बन सकेंगे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की अगर बात करें तो साथ ही साथ चालान तो काटे गए और अपील भी की गई। तो अगर बात की जाए कि कौन से मानकों को ध्यान में रखकर जो है चालान किए जा रहे हैं, किस तरीके से, क्या स्पीडोमीटर के माध्यम से जो है स्पीड को पता लगा पाते हैं, किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है उस पर जो है चालान किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारी जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि हमारे पास जो गाड़ी है वो 1 किलोमीटर दूर से ही जो वाहन है उसकी स्पीड को जांच लेती है। तो ये यहाँ पर जो चालान काटे जा रहे हैं वो स्पीड के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद के जितने भी चौराहे हैं या फिर जहां पर लाल बत्ती लगी हुई है, वहां पर लगातार चाहे ऑटो रिक्शा है, चाहे काली फिल्म की गाड़ियां हैं, या फिर जिन वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं है, उन सभी के चालान काटे जा रहे हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है। पहले देखिए फरीदाबाद पुलिस ने एक अभियान चलाया था जिसमें गुलाब का फूल देकर जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे थे, जो सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे थे, उन लोगों को जागरूक किया जा रहा था। और जागरूक करने के बाद 1 सप्ताह तक लगातार जागरूक किया गया और उसके बाद जब जो लोग वाहन चालक नहीं मान रहे थे उनके जुर्माने किए गए। तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद पुलिस है लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए सर्दियों की शुरुआत होगी, कोहरा अत्यधिक पड़ेगा, ऐसे में अगर ओवर स्पीड होगी या फिर किसी की लाइट ठीक नहीं होगी या फिर बात करें सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, तो कहीं ना कहीं की दुर्घटनाओं में इजाफा होगा। जी गौरव। संजय, कई जो है इससे ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि साम तौर पर जो आप जिक्र कर रहे हैं कोहरे का, जो विजिबिलिटी डाउन हो जाती है उसके बाद जो है हादसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिवाइडर में जो है जाकर जो है टकरा जाते हैं या फिर दूसरी अन्य वाहन से टकरा जाती है। क्या ये अभियान जो है कब तक चलेगा और क्या ये रूटीन वर्क के माध्यम से अभियान चलाया गया है कि खास तौर पर जो है ये अभियान है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, अब ये अभियान जब तक ये कोहरा चलेगा या कोहरे की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक ये अभियान चलेगा, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस पूरे हर वर्ष इस तरीके का अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है। क्योंकि देखिए सर्दी में जो कोहरे की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं 1 या 2 गाड़ियों की नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक गाड़ी के पीछे 10-20 गाड़ियां चल रही होती है, तो वो सारी गाड़ियां, एक गाड़ी अगर गलती से कहीं टकरा जाती है, चाहे कारण ओवर स्पीड हो या कोई और कारण हो, अगर एक गाड़ी टकरा जाती है तो लगातार सारे वाहन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फरीदाबाद पुलिस का जो ये अभियान है वो लगातार चलेगा जब तक कि ये कोहरे की समाप्ति नहीं हो जाती और लोग जागरूक नहीं हो जाते। जी गौरव। अगर इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और कितने चालान अब तक जो है काटे जा चुके हैं? बिल्कुल, देखिए गौरव, अभी चालानों की संख्या का हम पुख्ता अंदाजा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रैफिक पुलिस कितनी मुस्तैद है, तो ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद बॉर्डर से जैसे ही शुरुआत होती है तो वहां पर बैरिकेटिंग लगाई हुई है, बैरिकेटिंग के पास ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं। उसके बाद जितने भी चौराहे आते जाते हैं वहां पर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है मुस्तैद नजर आते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आते हैं, लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं। अगर फिर भी चालक नहीं मानते तो उनका चालान किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो FMDA जो कि फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है फरीदाबाद की, यहाँ पर उन्होंने लगातार यहाँ पर CCTV कैमरे पूरे शहर में लगा दिए गए हैं और जो वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की पकड़ से दूर रहते हैं तो उन चालकों के यहाँ जो चालान है वो ऑनलाइन भी उनके घर भेजा जा रहा है। देखिए अभी एक बड़ा रोचक हादसा हुआ था, 2 दिन पहले एक आदमी की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो जाती है और वो गाड़ी चोरी होने के बाद चोर उस गाड़ी को बहुत स्पीड से वहां से भगा के ले जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो ई चालान सुविधा है फरीदाबाद पुलिस की, वो चालान उस जिसकी गाड़ी थी, जिसकी चोरी हुई थी गाड़ी, उसके घर पहुंचा दिया जाता है। तब वो आदमी बताता है कि मेरी तो गाड़ी चोरी होगी और चोर ओवर स्पीड से ले गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल पूरी तरह जागरूक है। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की निगाह से कोई बच के भाग नहीं जाता है तो ई चालान उस ड्राइवर के घर भेज दिया जाता है जिसके नाम से गाड़ी है। संजय, जिस तरीके से जो अभियान के तहत जो अपील की जा रही है वो किस तरीके की अपील की जा रही है? क्या लोगों को रोककर किन्हीं लोगों को जो है किसी तरीके से, जिस तरीके से अभियान के तहत अगर देखा जाता है कि समझा बुझाकर जो है उसको छोड़ दिया जाता है कई बार, तो क्या इसी तरीके का प्रयास? जी बिल्कुल गौरव, इससे पहले लगातार जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों को जो हेलमेट नहीं लगाते थे, जो ड्राइवर
ड्राइवर कार चालक जो सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, पहले उनको समझाया जा रहा था, उनको गुलाब के फूल दिए जा रहे थे, उनको यह समझाया जा रहा था कि आप किसी और की जान जोखिम में नहीं डाल रहे, आप अपने परिवार की और अपनी जान सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को उसमें आप अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश थी कि जो नुकसान है वो किसी और का नहीं, आपका अपना नुकसान है। आप अवेयर हो जाएंगे तो दूसरे की जान और आपकी जान दोनों की सुरक्षित रह सकेगी। जी गौरव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। और यातायात नियमों के पालन की अपील जिस तरीके से पुलिस कर रही है उसमें तो आपने देखा किस तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।